खामेनी की मौत पर अरब देशों में मातम। इराक के मौलाना ने शोक का ऐलान कर दिया है। यहां मुक्तदा अल सदर ने शोक का ऐलान किया है। अरब देशों में 3 दिन के शोक का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। देखिए, हाल ही में जिस तरह से खामेनी की मौत की जानकारी सामने आई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत की जानकारी सामने आई, उसके बाद 3 दिन के शोक का ऐलान अरब देशों के अंदर किया गया है। फिलहाल ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। ईरान के नए कमांडर इन चीफ का भी दूसरी तरफ ऐलान हुआ है। इधर अरब देशों में शोक का माहौल नजर आ रहा है और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आई सिंह सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करते हुए एक बार फिर से, सर, अभी रूस और चीन की अगर हम बात करें तो आपको लगता है अब ये जो सिचुएशन बनी है, अब वो खुलकर किसी एक पक्ष के साथ सामने खड़े हुए आपको नजर आएंगे? देखिए प्रीति, फिलहाल तो ऐसा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो ईरान सबसे पहले तो अपने नेता का चुनाव करेगा, नेता को घोषित करेगा कि उनका नेता कौन होगा। और कोशिश ईरान भाई थोड़ा दिखाना तो चाहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कोशिश करेगा अपनी जनता को फेवर में लेने के लिए जी। क्योंकि एकदम अगर वो युद्ध से हट जाते हैं, युद्ध को छोड़ देते हैं, तो जो इनके खमेनी के जो कट्टर समर्थक थे उनको इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं आपस में उनमें बगावत शुरू ना हो जाए। दूसरे जो इस्लामिक देश हैं, जो खमेनी को ज्यादा अपना एक सर्वोच्च नेता बहुत से देश से मानते थे कि हाँ खमेनी एक इस्लाम के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा है, तो वो लोग भी इस चीज को समर्थन करेंगे। मगर कुल मिला के अब ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक देश सभी ये चाहेंगे कि अब शांति हो जाए, क्योंकि इसमें नुकसान सभी का है। सर, लेकिन संयुक्त राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, क्या सिर्फ अब एक मुखदर्शक वो बनकर रह गए हैं या इनमें क्षमता है कि युद्ध रुकवा सकते हैं? नहीं, देखो, युद्ध तो वैसे रुकवाना और ना रुकवाना वो तो जो होना था हो चुका है। बाकी युद्ध तो ये वैसे भी अब आगे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान इतना ताकतवर नहीं है कि युद्ध ज्यादा दिन लड़ सके, क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा हथियार भी नहीं है, मिसाइलें उसके पास लिमिटेड है। पहले ही दिन में उसने अपनी पूरी ताकत दिखा दी, जो एक साथ 7 देशों पे उसने जिस तरह से अटैक किया, तो वो दिखा शुरुआत उन्होंने इस तरह की कि हम किसी से कमजोर नहीं है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे इजरायल हो चाहे अमेरिका हो। तो वो उन्होंने एक अपनी शुरुआत दिखाई कि देखिए, जिससे हम जो जितने भी देश हैं वो ये ना समझिए कि ईरान कहीं से कमजोर है, मगर उसके पीछे उनकी ताकत इंटरनेशनली इस पूरे घटनाक्रम का इम्पैक्ट मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, तेल की सप्लाई पर आप किस तरह का अब इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं, या फिर अगर वैश्विक बाजारों की मैं बात करूं तो किस तरह का इम्पैक्ट आपको नजर आता है? क्या कोई बड़ा झटका लग सकता है क्या? नहीं, देखो, ईरान तेल की शक्ति तो है ही, ईरान की सबसे बड़ी ताकत ही तेल थी, और उससे जुड़े हुए देश हैं। इंडिया भी ईरान से तेल काफी मात्रा में लेता है, तो जो ईरान से तेल ले रहे थे उनको भी वो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ईरान की तो शक्ति ही वहां का तेल है। जब तेल ही उनका अगर नहीं बिकेगा, नहीं कुछ होगा, तो उनके पास और काम क्या है? दूसरा कोई काम है नहीं। तो इससे ईरान की बिल्कुल जो कहते हैं कि एक तरह से कमर टूट जाना, जब उनका तेल का जो भंडारण है वो बना रहेगा और उसकी आउटपुट कहीं होगी नहीं, तो आप जानते हो कि लड़ाई में खर्चे बहुत है। एक एक मिसाइल की कीमत कई करोड़ों में होती है, तो ये सब कहां से? तेल का जब इनका व्यापार ही नहीं चलेगा तो लड़ाई कहां से लड़ेंगे? उसके लिए तैयारी कहां से करेंगे? तो फर्क ईरान पे ही नहीं, ईरान के साथ जो देश जुड़े हुए हैं, भारी संख्या में इंडिया भी तेल लेता है और भी बहुत से देश हैं जो तेल लेते हैं। लेकिन सर, अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता दिख रहा है? क्योंकि कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर हमने देखा कि वहां की जनता सड़कों पर नजर आई थी। अब ये राजनीतिक बदलाव और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, अब स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रंजना, ईरान की जो आर्थिक स्थिति है आज से नहीं, पिछले करीबन 7-8 महीने से कमजोर पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब से वो इजराइल के साथ उनके जो इस तरह के युद्ध और मतभेद चल रहे हैं, आपसी जो टकराव चल रहा है, तो स्थिति तो उनकी कमजोर पड़ी है। आर्थिक स्थिति ईरान की उतनी अच्छी नहीं जो पहले हुआ करती थी, मगर वो है कि जो तेल की वजह से उनका अपनी कहीं ना कहीं भरपाई कर लेते थे। जब उनका तेल ही बंद हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, इस तरह का पूरे उसमें
मिडिल ईस्ट में ये स्थिति रहेगी तो कहां से कहां उनका तेल का कोई व्यापार होगा नहीं। अभी हिंदुस्तान है, वो भी जो उससे ले रहा था वो अपनी जगह कोई और बना लेगा। तो सर इसको कैसे समझें, इस युद्ध की आंच भारत पर कितनी तपिश, क्योंकि चाबहार अगर हम बंदरगाह की बात करते हैं तो वो भी इस युद्ध की जद में अब आ चुका है। देखो निश्चित है कि भारत पे असर तो इसका भी पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा। भारत सबसे बड़ी बात तो कि जितना हम तेल ईरान से ले रहे थे अब हमें उतनी मात्रा में किसी और दूसरे देश से करना पड़ेगा, चाहे भले ही वो रूस हो या अन्य देश हो, वहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी जो तेल की हमारी कैपेसिटी है वो पूरी रखना पड़ेगी। यानी सर एक वैकल्पिक ऑप्शन अब भारत को भी तलाश करना पड़ेगा, जिसमें अभी आपने रूस का तो जिक्र किया, सऊदी भी है, यूएस भी है, यानी इस साइड शिफ्ट करने की अब जरूरत आ गई है। निश्चित तौर पे अगर यहाँ हालात नहीं सुधरते हैं तो भारत को कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है तेल की, कितना हमें भंडारण होना चाहिए वो तो हमें अपना पूरा रखना पड़ेगा, उसको हम तो कम कर नहीं सकते हैं। तो इससे फर्क खाली भारत को ही नहीं, बहुत से देशों को पड़ेगा, जितने भी ईरान के साथ जुड़े हुए थे, जिनका व्यापारिक संबंध था, कूटनीतिक संबंध है, तो फर्क तो पड़ेगा। बाकी ये है कि मुझे नहीं लग रहा कि अब ज्यादा दिन हालात चलेंगे, एक दो दिन में हालात थोड़ा सुधरने लगे। बिल्कुल सर, हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि हालात जल्द से जल्द सुधरे, क्योंकि इससे नुकसान सभी को होता है। इस वक्त हमारे साथ निपुण सर भी जुड़ चुके हैं। सर मैं कैप्टन आई सिंह सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन निपुण सर जरा आप बताएं, क्योंकि अब ये ईरान की सेना की तरफ से कह दिया गया है कि इतिहास का सबसे बड़ा हमला हम करेंगे। ये सिर्फ धमकी है या वाकई ईरान ऐसा कुछ कर पाएगा? क्या उसके पास इतनी शक्ति है भी अब? नहीं देखिए, शक्ति तो है, क्योंकि अनुमान के हम लोग अगर अनुमान की बात करें तो करीब 2-2.5 हज़ार मिसाइल उनको बोली जाती है और 400-500 उन्होंने करीब फायर की है, बहुत ज़्यादा भी फायर नहीं की है। और हो सकता है कि जो भी सक्सेसर बनेंगे, रिवोल्यूशनरी गार्ड का भी मैं भी स्टेटमेंट देख रहा था कुछ देर पहले, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बोला है कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हम इसको ऐसे। लेकिन सर उसको 2 देशों से लड़ना है ना, उसको अमेरिका से भी लड़ना है और उसको इजराइल से भी लड़ना है। और सर जो बाकी देशों पर उसने अटैक किए हैं, जो अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जैसे हमने दुबई की तस्वीर देखी, बहरीन, कुवैत, कतर, तो क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा? उनका इस्तेमाल तो कर ही रहा होगा ना अपनी मिसाइलों का। हाँ, मैं वो देखिए क्या था कि जिस प्रकार से उन्होंने खास तौर से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को टारगेट किया, मैं भी देख रहा था सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा एक पूरा गजट भी जारी किया गया और ईरान को लेटर भी भेजा गया कि भाई हमको भी टारगेट कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई तो ईरान से है, वो इजराइल से है या अमेरिका से, हमको टारगेट करने क्या मतलब? बुर्ज खलीफा के पास में जाके गिरा है, आप सोचिए, बुर्ज खलीफा के पास जाके मिसाइल गिरना, यानी कि आप कहीं ना कहीं हमको टारगेट कर रहे हो। तो एक कहीं ना कहीं ईरान ने कोशिश जरूर की थी कि इस वॉर को पूरे मिडिल ईस्ट का वॉर बना दिया जाए, उस तरह का प्रयास ईरान करेगा। लेकिन अभी बात बहुत कुछ डिपेंड इस पर करेगी कि रिवोल्यूशनरी गार्ड का सक्सेसर कौन बनेगा। डिफेंस मिनिस्टर तो ऑलरेडी कल ही मारे जा चुके हैं ईरान के, तो ईरान की जो गवर्नमेंट है, ईरान की जो आर्मी की मौत हो गई, नेतन्याहू ने कह दिया, ट्रंप ने भी कह दिया, उसके बाद ईरानी मीडिया की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरान के अंदर 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अभी भी इजराइल ने हमले किए हैं। फिर अभी और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ देखिए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मुझे लगता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कशन भी किया था कि पहलवी का भी स्टेटमेंट आ चुका है, रिजा पहलवी का, कि मैं जो भी किसी तरह का प्रोटेस्ट है वो ना हो और अगर कोई भी होगा तो उसको देखा जाएगा। तो इसका मतलब अमेरिका का भी ये कहना है कि सक्सेसर हमने तय कर लिया है कि कौन सक्सेसर होगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और पहलवी जो है प्रयास करने शुरू कर दिए हैं कि हम गवर्नमेंट में आएंगे। रही कुछ ही कहते ना कि बिल्कुल भी उम्मीद ना रहे कि किसी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट अमेरिका को झेलना पड़े या इजराइल को देखना पड़े, उस प्रकार से जो बची कुछ क्षमता है उसको भी टारगेट हिट किया जा रहा है। और एक बात आप जानिए, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जो खामनेई साहब हैं वो अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे,
और ऑफिस में उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो लेती है वो रिवोल्यूशनरी गार्ड की होती है। तो यानी कि रिवोल्यूशनरी गार्ड की सूचना के आधार पर ही अमेरिका ने अटैक किया होगा। और हालांकि बहुत देर तक तो सर ईरान मानने के लिए भी तैयार नहीं था। पहले ही नेतन्याहू और ट्रंप इस बात का जिक्र कर चुके थे कि अब खामेनेई का खात्मा हो चुका है। ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। सिंह साहब, आपके पास आते हुए जिस तरीके से अगर हम बात करें खामेनेई की, तो राजनीतिक महत्व भी उतना ही था खामेनेई का और धार्मिक भी महत्व उतना ही था। तो क्या माना जाए इसको किस तरीके से, क्योंकि वहां पर अब एक तरीके से कट्टरपंथ का खात्मा या अंत की तरफ बढ़ता हुआ आप इसको देख पा रहे हैं?